अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबा और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। और ठिठरने वाली सर्दी कब जाएगी इसका इंतजार मुझे तो बहुत है। आपको सबसे ज्यादा? अच्छा, मुझे तो अनवार शदीद जो गर्मी होती है, अक्सर लोग बड़ा हैरान होते हैं, लोग विंटर्स को बड़ा इंजॉय करते हैं, ठंड अच्छी लगती है, बट जब सूरज देर तक रहता है और 7 सवा 7 बजे जब गरूबे आफ्ताब होता है और लंबा तवील दिन होता है, लंबे दिन, तो मुझे वो वाला टाइम खासकर बड़ा अच्छा लगता है। यूजली विंटर्स में थोड़ा सा आई डोंट नो लोगों को होता है कि लेकिन डिप्रेशन या ठंडक का एहसास और दिन छोटा होना, काम कम हो जाना, इतना वक्त ना मिल पाना, तो काफी सारी ये चीजें होती हैं। एक्सरसाइज वगैरह का भी दिल नहीं करता, खाने का भी दिल करता है। एग्जैक्टली, हम लोग काफी वर्कहॉलिक हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं हम। एक्चुअली हमें फारिग रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि जो मुल्की मईशत है, सियासत है, वहां पर तो अफरा तफरी है, लेकिन मौसम की जो सख्ती है वो अभी कम होनी नजर नहीं आ रही। कराची वाले बहरहाल खुश हो जाएं, कराची वाले, लेकिन कराची वालों के लिए भी यही अपडेट है महकमा मौसमियात की तरफ से कि जो सर्दी है वो सिंगल डिजिट में ही रहेगी कराची में। और इसका आगाज अब आज से हो चुका है। जो सिलसिला है वो इस वक्त बलोचिस्तान में तो शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई भी की गई थी और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है, दुरुस्त वक्त पर। और वो तो जुमेरात का कहा जा रहा था। बिल्कुल एक हफ्ता ये स्टे करेगा। व्हेन आई वाज इन कराची, तो वहां पर मैं देखती थी कि शौकिया लोग अपनी जैकेट्स पहनते थे और स्वेटर्स पहन, मैं देखती थी कहाँ है ठंड, कहाँ है सर्दी। लेकिन फाइनली अब कराची, मेरे बहुत वहां पे कोलीग्स और प्यारे दोस्त वहां पर मौजूद हैं। आई एम श्योर के कराची वालों को इस बार जरा लाहौर के करीब करीब ठंड एंजॉय करने का मौका जरूर मिल रहा होगा। की जानिब से यही बताया गया है कि जो सर्दी की नई लहर है वो मजीद एक हफ्ते तक बरकरार रहेगी और कराची वाले तो अपनी तैयारी, जिस तरह से आपने कहा है, कि वो भरपूर कर लें, क्योंकि उन्हें इस तरह की सर्दी का वो अंदाजा नहीं होता, वो यूज्ड टू नहीं है। और बारहा हमने ही देखा है कि वो लाहौर वालों से ही पूछते हैं कि भाई कितनी सर्दी पड़ रही है, तो कराची वाले अपनी जैकेट्स रेडी कर लें, अपने स्वेटर्स रेडी कर लें, और हम टॉप स्टोरीज रेडी करते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ को 35 पंक्चर याद करवा दिए। नून लीग कंफ्यूजन का शिकार, नवाज शरीफ फ्रंट फुट पर, लंदन में बड़े फैसले मुतवक्के। मेयरशिप के लिए इत्तेहाद जमाते इस्लामी का इम्तिहान बन गया। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी भूचाल। बाजार में मिलने वाली सर्दियों की सौगातें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह। और भारत में कुत्ते की धूमधाम से शादी की वायरल वीडियो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा। मुझे सबसे पहले बता दें कौन निकालता है वायरल वीडियोस, मुझे जरा टीम मिल जाए। आफ्टर शो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है अनवार, वैसे दाद देनी पड़ेगी। और ये जो हम वायरल वीडियो शामिल करते हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और धूम मचा देती हैं। बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। पीटीआई कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। अब हालिया जो दौरा यूएई था, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अनवार अल अरेबिया चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने भारत को ऑन अ लाइटर नोट मुज़ाकरात की दावत दी कि जो भी मसले मसाइल हैं आइए बैठते हैं और संजीदा मुज़ाकरात करते हैं और उन मसाइल का हल तलाशते हैं। मगर हमने देखा कि इस इंटरव्यू के चंद घंटों बाद ही वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जो एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब इंडिया जो 5 अगस्त 2019 में जो ऑब्वियसली जो इंडिया के तहत कश्मीर में जो खसूसी हैसियत का जो खात्मा है वो खत्म किया जाएगा और उस हवाले से इकदाम जो उठाए जाएंगे जो कि भारत नहीं कर रहा और डेड लॉक बरकरार है। बिल्कुल, और इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से भी ट्वीट की गई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के बयान पर उन्हें हैरानी हुई है, क्योंकि इस मामले पर पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है वो बड़ा क्लियर है कि जब तक मोदी हुकूमत कश्मीर की असल आईनी हैसियत बहाल नहीं करती उस वक्त तक पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करेगा और इंडिया से मुज़ाकरात की भीख मांगना ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ की इस अप्रोच को मुस्तरद करते हैं। सारा दिन हमने देखा कि इस पर तबसरे हुए, तज्जिए हुए, लेकिन रात को हालात यकसर बदल गए, क्योंकि पहले पंजाब में पीडीएम को एक सरप्राइज मिला था और उसका बदला अब हम देख रहे हैं कि पीडीएम ने वफाक में दे दिया है और स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ को उनके 35 पंक्चर याद
बात है कि सारी बातें याद करवाई जाएंगी दोनों जानिब से। अब हैरान होने की बारी तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उन्होंने हिकमत अमली बनाई थी कि सदर पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, और खान साहब भी इससे पहले कह चुके थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की अब छुट्टी होने वाली है। पर हमने देखा कि अचानक स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो 35 अरकान कौमी असेंबली है वो इस्तीफा मंजूर होने के बाद जो सूरत हाल है वो टोटली चेंज हो गई, बदल गई। और अब तहरीक इंसाफ के पास आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, यही आज का अहम तरीन सवाल है। इसी का जवाब जानने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब हम जो पाकिस्तानी सियासत देख रहे हैं, मैशत तो एक जानिब बहरान का शिकार है ही, लेकिन सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्ली चूहे का खेल, किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे को? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा शुक्रिया आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में। अर्ज मैं ये करूँ कि पहली बात ये है कि हमें ये नजर आ रहा है बिल्कुल साहब कि जो इस मुल्क की हुक्मरान शराफिया है उसके मसाइल कुछ और हैं, उसकी तरजीहात कुछ और है और अवाम के मसाइल कुछ और हैं। हम देख रहे हैं कि बार बार मतलब है कि जो हर मौके को ये लोग गवा रहे हैं कि जहां पर आप जो है कोई इत्तेफाक राय बनाकर एक अगला जो है ना अपनी पॉलिसीज को या मुल्क का जो एक है कि जी रोड मैप आप दे सकें, स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा पाकिस्तान के लिए, वो नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के उनकी तहलील होने के बाद और उसके बाद जो कि पीटीआई बार बार धमकियां दे रही है कि जी हम लोग जो है बाकी उसमें से भी पुल आउट करेंगे, सिंध से भी करेंगे, बलूचिस्तान से भी करेंगे, तो हुकूमत जो है वाकई ऑन द रोप्स है, दीवार के साथ लगा दी गई है। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि किसी तरह का कंसेंसस बिल्ड करके आप अगले इंतखाबात के लिए आगे बढ़ने का राह का तयन करें, लेकिन हमें वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम लोग इस बात पर जो हमारे हुक्मरान खुश होते हैं कि जी हमने फला जगह पे पॉइंट स्कोरिंग कर दी और पीटीआई इस बात पर खुश होती है कि हमने फला जगह पर, लेकिन एक मुल्क को जिस रोड मैप की जरूरत है और जिस सियासी बालकुल नजरी की जरूरत है वो आपको नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बजाय चीजें सुलझने के मजीद उलझ जाती हैं। अब 35 अगर आपने चले इसमें बहुत मैं समझती हूँ फैसला बताते खुद बड़ा क्वेश्चनेबल फैसला है। या तो आप तमाम के तमाम जितनों ने इस्तीफे दिए थे सबने एक तरीके से दिए थे, ठीक है ना, उसका कोई तो उसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि जी पहले मैं आपको करूंगा फिर मैं आपको करूंगा, तो सारे के सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते। फिर दूसरी बात ये कि जनाब आप मतलब है कि वो इस्तीफे अप्रैल में दिए गए, वो फिर जनवरी में क्यों मंजूर हो रहे हैं, वो मतलब है कि मई में क्यों नहीं हुए, जून में क्यों नहीं हुए, जिसमें आपको जो है हुक्मरान पार्टी की हुक्मरान इत्तेहाद की बदनीयती उसकी गमाजी करती है। हालांकि इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ना अगर फर्क के इस्तेमाल का वोट देना है, और जो कि इस वक्त आपको खलफिशार नजर आ रहा है उसकी सफों में हुकूमत की, तो उसमें इनको उसे गुजरना पड़ेगा। अब इन 35 को बाहर भी निकाल दें, क्योंकि इमरान खान की जो भी एक हिकमत अमली ये थी कि जी ताकि जो एक पॉकेट ऑपोजिशन है उसके साथ बैठ के ये लोग तय ना करें केयर टेकर सेटअप, तो वो या तो सबके सबको इनको इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे, लेकिन उससे मुझे बुरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम नहीं हो रहा। जी ठीक है आमिर ज़िया साहब, ये बताइएगा जिस तरह से हमने देखा कल असद उमर का भी एक इंटरव्यू जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब इन तमाम 35 हलकों से इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे, ये क्या मामला है? जाहिर है कि देखिए एक चीज सबको नजर आ रही है कि इस मुल्क में ये हुकूमत जो है मतलब है जो भी इसकी मियाद है पार्लियामेंट की वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसमें आप ये देखिए कि जब 2 असेंबलियों में कहते हैं 5 साल की इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो माहौल नहीं बन रहा कि जनाब तो इनकी जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि डिस्क्रेडिट करके रखा जाए हुकूमत को और उसकी जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन हमेशा किया जाए। तो जाहिर है कि उसके अंदर इमरान खान ने जो कहते हैं ना कि बाकी बाई इलेक्शन में जो उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है उसी हिकमत अमली का इरादा जो है वो यहाँ पर भी करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो दिलचस्प बात ये या अफसोसनाक बात ये है कि मुल्क के मसाइल आप देखें, हमारी मईशत की हाली देखें, जिस तरह से हम लोग गिरावट के शिकार हैं, और इन सियासतदानों के खेल देखें, तो मुझे ये चीज बिल्कुल समझ से बालातर है कि किस तरह की सियासत हो रही है, कोई पाकिस्तान का सोच रहा है नहीं सोच रहा है, और उसके मैं ज्यादातर जिम्मेदार समझता हूँ कि आमिर साहब ये जो इमरान खान साहब का ये जो फैसला है कप्तान का, इससे तो यही बात साबित होती है कि खान साहब वन मैन आर्मी ही, फिर अगर कहा जाए पहले हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा खान साहब तमाम जगहों पर खड़े हुए, इलेक्शन उन्होंने लड़ा, और अभी भी वो 35 हल्कों अगर वो बात करें दैट मीन्स कि उनकी पार्टी में कोई इस तरह की शख्सियत मौजूद नहीं है, खान साहब के अलावा और कोई मौजूद नहीं है।
नहीं, ये बात नहीं है। उसकी वजह ये कि जाहिर है कि वो इन इलेक्शंस को फंसा के रखना चाहते हैं और वो ये पार्लियामेंट को नहीं समझते कि काम करने देना है, और वाकई पार्लियामेंट काम नहीं कर पा रही है। आप देखें कि अधूरी पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है, उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है। वो अदालत के अंदर उन्होंने जो अकाउंटेबिलिटी लॉ में तब्दीलियां की थी अपने चंद खानदानों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए करप्शन लॉ से, वो तमाम के तमाम आज जो है वहां पर है उसमें अदालत में। यहाँ पर इमरान खान का मकसद कुछ और है, ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि जी यहाँ पर लोग इलेक्ट होकर दोबारा जाए असेंबली के अंदर और नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे। उनका मामला है कि वो डिस्टर्ब करके रखे, तो उसमें वो कामयाब है। जी ठीक है आमिर साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरब टीवी को जो इंटरव्यू दिया, पहले उन्होंने ये कह दिया कि मुज़ाकरात करने चाहिए भारत के साथ, भारत को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ को इल्म नहीं है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? क्योंकि उसके बाद हमने देखा दफ्तर खारजा की जानिब से, वजीर आजम हाउस की जानिब से इस बयान की तरदीद की जाती है। वजीर आजम एक फोरम पर बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं और साथ ही फिर एक ऐसा बयान आ जाता है कि जब तक भारत वो इकदाम वापस नहीं लेता, 5 अगस्त वाला आईनी जो हैसियत है वो कश्मीर की बहाल नहीं करता, तब तक तो बात नहीं होगी। ये तो क्लियर स्टांस पाकिस्तान का मौजूद है, लेकिन सवाल तो यह है कि भारत 5 अगस्त वाला एकदम वापस लेगा ही क्यों? ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारी जो बेशतर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है, खुसूसन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये कभी भी कश्मीर कॉज की उस तरह से नुमाइंदगी नहीं कर पाए हैं या नहीं करना चाहते जो करनी चाहिए। पाकिस्तान इन हालात में कि जब आपको पता है कि भारत की मईशत बेहतर हो रही है और भारत जो एक कहते हैं ना ऐसी रियासत की जिसका बड़ा क्लाउट है दुनिया में, हम जो मिनिमम कर सकते थे वो ये थे कि उस वक्त तक मुज़ाकरात ना करें कि जब तक वो 5 अगस्त के इक़दाम को बैक रोल नहीं कर देता, रोल बैक नहीं कर देता। ये पाकिस्तान की एक कहते कम से कम हमारा वो कहते उंगली कटा के हम शहीदों में शामिल होना चाह रहे थे, हो गए हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपको वेवर करता हुआ नजर आएगा, हमने कहा हम तिजारत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही फैसला था हमारा। फैसला था कि भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो पीटीआई हुकूमत का फैसला था, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसी हुकूमत आई थी तो एक शोशा छोड़ा गया था भारत के साथ तिजारत का, ठीक है ना। फिर वो खुदा का शुक्र है कि वो अवामी जो एक रद्देमल आया, जो प्रेशर आया, उससे पीछे हटे। तो मैं उसी तनाजुर में देख रहा हूँ कि जनाब ये चीजें जो है, क्योंकि ये लोग क्लियर नहीं है या इनमें एक मौका परस्ताना सोच है नून लीग में, खुसूसन शरीफ खानदान में, क्योंकि इनके बारे में हमेशा से इल्जाम लगता रहा है कि जनाब इनके तिजारती मफादात जो है वो भारत के साथ हैं, भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की नहीं अपनी कंपनीज की। तो ये उसी तनाजुर में ये लोग बात करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत में कोई पीस टेकर नहीं है इस वक्त। भारत जो है वो एक कमजोर पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। अगर कमजोर पाकिस्तान जो ठीक है, अगर भारत मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली फिर ये वाला जेस्चर नहीं देना चाहिए, दो टोक बात करनी चाहिए जिस तरह से भारत का तर्ज है। बिल्कुल आपकी बात बजाए, और इस हवाले से जो पीएम ऑफ पाकिस्तान है या जो भी सियासी जमातों के लीडरान है, उनका मौक़िफ़ या वर्डिक्ट जो है वो बहुत स्टांस क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर, बैक टू द टॉपिक, आपसे मैं सवाल ही करना चाह रही हूँ कि विफाक की या पीडीएम की इत्तेहादी जो हुकूमत है उसकी जो स्ट्रैटेजी आपको ये दिखाई दे रही है कि केपीके और पंजाब में री इलेक्शन हो जाए और विफाक उसी तरीके से चलता रहे, काम करता रहे, ये कामयाब होती हुई आपको दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए ये मुल्क इसमें नाकाम हो जाएगा। बात एक तो ये हुकूमत चल नहीं रही है, इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, ये मईशत के फैसले नहीं कर पा रही है, ये जो बहुत ही कहते हैं जरूरी चीजें होती हैं वो करने से गुरेज कर रही है। तो आप सोचे जब आधे मुल्क में इलेक्शन हो रहा होगा और ये चाह रहे कि वाक में एक अधूरी कौमी असम्बली के साथ ये हुकूमत चलाते रहे, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर हुकूमत चलेगी तो पाकिस्तान बैठा रहेगा जैसे आज बैठा हुआ है। तो इस वक्त एक ही हल है, ये इसलिए नहीं कि पीटीआई कह रही है, कोई किसी भी आप होशमंद पाकिस्तानी से बात करें तो कहेंगे कि इंतखाबात आप समझते हैं कि अना की सियासत हो रही है दोनों साइड से। आप देखें कि जो पीडीएम है, कबल वक्त इंतखाबात की बात की जाए या इंतखाबात का जो गैप है वो बहुत ही मामूली या कम गैप है, लेकिन तारीख नहीं दी जा रही है। अगर तारीख दे दी जाए तो ये सारा जो मसला है ये खत्म हो सकता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि अगर जरा सा भी इन लोगों में मुल्क का दर्द होता है पीडीएम के। ठीक है, आमिर इसी पर आमिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो सिचुएशन हुई है, एक सरप्राइज मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, उसको किस तरह से काउंटर करेगी पीटीआई? क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्योंकि यही कहा जा रहा था कि सदर के थ्रू वजीर आजम को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। देखिए, पहली बात तो यह है कि सरप्राइज तो इसमें कोई नहीं है। हमने तो बड़े अरसे से रिजाइन दिए हुए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे जी। अब अगर वो एक्सेप्ट हो गए हैं तो उसमें हमारे तो रिजाइन नहीं है, लेकिन हमें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन फ्रैंकली जो चीजें ये समझते हैं कि वो इन रिजाइन से अचीव कर पाएंगे वो तो नहीं कर पाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन अब भी पीटीआई का बनेगा, पार्लियामेंट्री लीडर अब भी पीटीआई का होना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब भी आपने पीटीआई को देनी है, क्योंकि 70 लोगों के साथ अब भी तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात होगी इस नेशनल असेंबली। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हिकमत अमली होगी वजीर आजम या शहबाज शरीफ को? ऑब्वियसली पहले जो खान साहब कह रहे थे कि उनकी छुट्टी करवा दी जाएगी, तो क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आएगी? हमारी हिकमत अमली तो बड़ी वाज़ेह है। हम तो मुल्क को नेशनल इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब भी एक क्राइसिस बड़ा होता है आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि फैसला करें कि हुकूमत कौन करेगा, हम उधर जाना चाहते हैं। फवाद साहब, अभी आमिर ज़िया साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, उनसे यही बात हो रही थी कि आप जो इंतखाबात की तारीख है या जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख है उसमें टाइम बहुत कम है, लेकिन मुआशी बहरान बहुत बढ़ चुका है, तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इत्तेहादी हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आते या इलेक्शन की डेट एक सामने नहीं दे देते, या उतना इंतजार क्यों नहीं हो सकता की खातिर? मैं तो बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, और हमने तो बारहा ये बात कही है, और पिछले भी 3 दिनों से अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देखें तो हम यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे और इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। और ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन ही नहीं करानी, ये तो इस्लामाबाद और कराची में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं थे, इस्लामाबाद से भाग गए हैं। अब आप देखेंगे कहाँ नेशनल इलेक्शन कराएं। ठीक है फवाद साहब, ये बताइएगा कल असद उमर साहब ने ये कहा है कि इमरान खान जो 35 नशिस्तों से इस्तीफे आपके कबूल किए गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं, उन नशिस्तों पर इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे, इसकी कंफर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि अभी वफाकी हुकूमत तो ये किसी सूरत नहीं चाहती कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, सिर्फ केपीके में इंतखाबात हो जाए, पंजाब असेंबली के इंतखाबात हो जाए। नहीं, ये तो खैर जो चाहते हैं वो तो नहीं होना, मुल्क तो नेशनल इलेक्शन की तरफ ही बढ़ रहा है। ये एक रस्मी कार्रवाई होनी है। अभी खैर इनमें जाहिर अभी तो इमरान खान इलेक्शन जो है चूंकि 33 नशिस्तों में वो ही लड़ेंगे, लेकिन ये इलेक्शन इससे पहले नेशनल इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। मुल्क का बहरान बहुत बड़ा है और ये बहरान इलेक्शन के अलावा हल नहीं होता। ठीक है फवाद साहब, कल जो इंटरव्यू दिया है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरब टीवी को, उसमें उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी हिंदुस्तान को। उसके बाद हमने देखा कि वजारत खारजा की तरफ से भी उस बयान की तरदीद की गई, वजीर आजम हाउस की जानिब से भी तरदीद की गई। जब एक क्लियर स्टांस पाकिस्तान का मौजूद है कि जब तक कश्मीर की आईनी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता, 5 अगस्त के फैसले को वापस नहीं लिया जाता, तब वजीर आजम किस तरह से लाइल्म हो सकते हैं इस चीज से और इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं? बहुत ही इम्काना बयान था उनका, और ये प्रॉब्लम है इस वक्त कि वो बिल्कुल लेट भी है, और कश्मीर के लोगों के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा तो फिर और कौन मुल्क खड़ा होगा? हमें हर हालत में देखिए, हम हिंदुस्तान से ताल्लुक चाहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इस तरह आप लेट के भीख तो नहीं मांगते हैं कि मैंने यूएई वालों को भी कहा है हमारे मुज़ाकरात कराए खुदा के लिए। हिंदुस्तान ने करने होंगे कर लेगा, नहीं करने तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम जब तक 5 अगस्त से पहले वो वापस नहीं जाते कश्मीरियों के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर, हम मुज़ाकरात नहीं। लेकिन फवाद साहब, वो क्यों ऐसा करेंगे? 5 अगस्त वाला फैसला वो अपना क्यों वापस लेंगे? आईनी हैसियत कश्मीर की क्यों बहाल करेंगे? जब तक पाकिस्तान किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं लाएगा, किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करेगा, वो डिसीजन वापस नहीं लेंगे। नहीं, प्रेशराइज करने का ही तो तरीका है कि इस रीजन में पाकिस्तान का जो अगर आप ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो आपको कश्मीरियों को उनके हक देना होगा। इसी तरीके से जो हिंदुस्तान का एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का जो इंटरनेशनल एजेंडा है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान अपने ऊपर यहाँ पे खड़ा होगा इस रीजन में, और हम इंडियन हेजेमनी के खिलाफ खड़े होंगे, और हर सूरत हमें खड़ा होना चाहिए। इस हुकूमत की ये जो इश्यूज है, और पहले भी हमें बार बार कहा जा रहा था इमरान खान को भी कि नहीं हम मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक फवाद साहब, अब एक और खबर जो कि चर्चा में है, परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने जा रहे हैं। कल मुसर्रत जमशेद चीमा साहब से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, वो भी कह रही थी कि बड़ा वार्म वेलकम किया जा रहा है उनको, तो पार्टी में कोई उनको खास ओहदा दिया जाएगा? अगर आप इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस उनकी शमूलियत को लेकर, और कब तक ऑफिशियल सारे मामलात मुतवक्के हैं? अभी डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो होना बाकी है। पीएमएल-2 ने भी अपना फैसला से करना है, उसके बाद मोडस ऑपरेंडी जो है वो तय होगा कि उनको कैसे जो है वो करना है।
लेकिन जाहिर है कि वो हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और हमें उनकी बड़ी कदर। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लौट रही हैं और नए ओहदे के साथ आ रही हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की चर्चा है, इसी महीने, इसी एंड ऑफ मंथ कहा जा रहा था, और अभी लंदन से बैठे भी काफी डायरेक्शंस भी वो दे रही हैं पार्टी को। तो आपको लगता है कि उनके वतन वापस आने के बाद जो स्ट्रैटेजी है मुस्लिम लीग नून की वो बेहतर होगी या टफ टाइम देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या कहेंगे? नहीं, मरियम नवाज को जरूर वापस आना चाहिए। हम तो चाहते हैं नवाज शरीफ भी वापस आए और अपने केसेस जो है उनको वो यहाँ करें और उसके बाद आके जरा मुकाबला करें। ये तो नून लीग वाले तो सारे भागे हुए हैं, ये तो आते सिर्फ यहाँ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने, उसके बाद फिर लंदन चले जाते हैं। ये तो पहले जैसे मंगोल आते थे, हमला करते थे, लूटते थे, वापस चले जाते थे। ये मॉडल है शरीफ फैमिली का और जरदारी का। ये पाकिस्तान में रहे, यहाँ के लोगों के दुख सुख में शामिल हों, यहाँ के लोगों के दुखों का एहसास करें और हर वक्त सर्जरियां ना कराएं और पाकिस्तान के अंदर रहें, और बड़ी अच्छी बात है कि वापस आ। ठीक है फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा, एक शॉर्ट कमेंट आपसे बस जानना चाहेंगे कि वक्त से पहले आप देख रहे हैं जनरल इलेक्शंस होते हुए कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है? कल स्टॉक मार्केट 1300 पॉइंट टूट गया है। आज जो स्टार्ट है वो भी आप देख लें और उसके बाद डॉलर देख लें कि वो कहाँ पे मिलता है। वो तो 260-70 का भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की मुआशी हालत कतई तौर के ऊपर ऐसी नहीं है कि इस इलेक्शन को लिंगर ऑन किया जाए, और अगर इसको लिंगर ऑन करेंगे तो आप पाकिस्तान की सार्वजनिक से खेलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, हमारे साथ रहनुमा पीटीआई इन कॉन्वर्सेशन थे, और आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आमिर ज़िया साहब, पूरी गुफ्तगू आपने फवाद चौधरी साहब की सुनी जो वो कह रहे हैं, और वही डेडलॉक अगर कहेंगे बरकरार है, बात नहीं की जा रही। पीडीएम जो इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से दोनों बज़द ने अपनी अपनी जगह। मुआशी प्लान अगर कहा जाए तो वो किसी के पास भी नहीं है, तो मुल्क के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए, मैं कई प्रोग्राम से ये बात कह चुका हूं और मैं चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी बात सामने आए। एक बात साबित हो गई है कि हमारे जो सियासतदान है बाहम बैठकर ये मसाइल हल नहीं कर सकते। ठीक, अब ये बात बेशक पॉलिटिकली मतलब इनकरेक्ट नजर आए, लेकिन हमारे रियासती इदारों को बिलखुसूस अवाम की निगाहें पाकिस्तान फौज पर है कि वो इस गुत्थी को सुलझाने में सियासतदानों की मदद करे। जब तक हमारे इदारे जो हैं वो नहीं इसमें किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। मैं जब इदारों के कहता हूँ ना किरदार अदा करने की बात, मकसद ये नहीं होता कि आके वो कोई कब्जा कर ले, खुदा न खास्ता। मकसद ये होता है कि पहले भी आप याद करें कि हमारे काकड़ साहब हुआ करते थे आर्मी चीफ, तो नवाज शरीफ साहब को और इनका गुलाम साहब खान के दरमियान इसी तरह का महाजराई हो रही थी जैसे आज हो रही है। तो उनका बड़ा मशहूर है कि उन्होंने छड़ी हिलाई और उसके बाद मसले हल हुए थे, और तो यहाँ पर भी छड़ी हिलानी पड़ेगी। और एक ही जैसे रास्ता है, सियासतदानों से ये मसले मसाइल इस वक्त हल नहीं हो रहे, तो फौज को या इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कुछ कहा आपने? जी आमिर साहब, यही हम कह रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट बारहा कह चुकी है कि ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर एंड पर तो हम ये देख रहे हैं कि जो सियासतदान है वही उन्हें दावत दे रहे हैं कि वो दोबारा से मामला सुलझाने के लिए वो इंटरवीन करें। मेरा अर्ज ये करने की, देखिए पाकिस्तान फौज का एक रिवायती किरदार है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के इस्तेकाम से है। जब तक वो ये किरदार अदा नहीं करते रहेंगे, अगर उन्होंने देखिए अपने ट्रेडिशनल रोल से हटे तो मुल्क में अदम इस्तेकाम आ गया। फरवरी में उन्होंने वो अनाउंस किया कि हम ए पॉलिटिकल हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम आया। तो फौज को अपने उस किरदार को जारी और सारी रखना चाहिए, लेकिन वो किरदार क्या होगा? वो किरदार ये नहीं होगा कि वो जो एक पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन सियासतदान है जिन पे करप्शन के बहुत ज्यादा इल्जाम आते हैं, उनकी मुहाफिज और कहते हैं ना प्रोटेक्टर बन के नजर आए। नहीं, फौज को अवाम दोस्त किरदार अदा करना पड़ेगा, वो किरदार अदा करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के साथ है। और पाकिस्तान के अवाम की उमंगें क्या कहती हैं? वो कहती है हमें चांद तारे नहीं चाहिए मुल्क में, तो हम चाहते हैं कि ऐसे हुक्मरान हो जो शफाफ साफ तरीके से इस मुल्क को चला सके। तो इसमें फौज को अपना किरदार जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए, करना पड़ेगा। जितना देर करेंगे उतना पाकिस्तान को नुकसान है। तो हम लोगों की सब हम जैसे पाकिस्तानियों की गुजारिश है, लेकिन इंतखाबात वरना कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए, क्या हुए? उससे कोई मतलब मसला हल थोड़ी हुआ। मुख्तदर हल्के जो हैं उनको सामने आना पड़ेगा। सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। और कराची में अगला मेयर कौन होगा, सबके लबों पर एक ही सवाल है। फाइनल रिजल्ट के बाद मामला काफी दिलचस्प हो चुका है और बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि जमाते इस्लामी ही कराची की मेयरशिप की मजबूत उम्मीदवार है। और अगर जमाते इस्लामी के लिए जोड़ तोड़ का जो मरहला है अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि गोल्डन नंबर हासिल नहीं कर सकी। इस वक्त हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। एमक्यूएम ने जिस तरीके से बाइकआउट किया और फिर धांधली का भी इल्ज़ाम लगाया, जमाते इस्लामी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस का इजहार करी। तो सईद गनी साहब से पूरे मामले पर कि कराची का अगला मेयर कौन होगा, किसका इत्तेहाद होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। किस तरीके से सिचुएशन है? एमक्यूएम सड़कों पर निकलने के हवाले से बात कर रही है, जमाते इस्लामी की भी रेजिस्टेंस है, पीपल्स पार्टी किससे इत्तेहाद करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जमात इस्लामी का नतीजा है जी इस इलेक्शन में, हैरत अंगेज नतीजा उनका है। मुझे तो टीवी चैनल पे जब देखता हूँ कि लोग परेशान होते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सीटें कैसे ले ली। हालांकि पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्टेड नंबर था हमारे जहन में, हम उससे कुछ नंबर्स कम हैं। जमात इस्लामी के लिए कोई शख्स ये नहीं समझ रहा था कि वो कोई 85 या 90 के करीब सीटें ले लेंगे। सबका ये ख्याल था कि वो 40-45 सीटें लेंगे। अच्छा, उस पर किसी को हैरत नहीं हो रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के जीतने में लोग परेशान है कि जितनी सीटें हम कैसे ले गए। मैं आपको एक और भी हकीकत बता दूं कि 2018 का इलेक्शन हो, कराची के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, या जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, पीपल्स पार्टी ने कराची में रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है। हमारे पास आज भी कराची में 5 MNAs हैं और हमारे 7 MPAs हैं। कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के पास ना तो बाई इलेक्शंस में वो कभी परफॉर्म किया, ना 2018 में परफॉर्म किया, ना कैंटोनमेंट बोर्ड में परफॉर्म किया। और कराची शहर में एक उनका MP है और वो भी MMA के टिकट पे जीता हुआ है, मुश्तरका उम्मीदवार था। अब वो एक MPA वाली सीट जो पार्टी है वो 87-86 नंबर ले जाती है और कहती है कि हमारे और ज्यादा नंबर थे। और दूसरी जमात जिसके पास इतनी प्रेजेंस शहर के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमने धांधली कर ली है। तो मेरा ये ख्याल है कि हाफिज नईम साहब अच्छे आदमी हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन वो पहले से मेयर बने बैठे थे और वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कोई और जमात जो है वो मेयर की पोजीशन पे आ सकती है। अब अगर हम तस्लीम करते हैं कि जी ठीक है, जमात इस्लामी को अनएक्सपेक्टेडली सही अगर एक अच्छा नंबर मिल गया है तो हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें दूसरी जमातों का जो नंबर है उसका एहतराम करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपके नंबर्स कम हैं और आप सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं तो आप जिस किस्म की हरकतें वो कर रहे हैं, कल जिस तरह उन्होंने किया। सर, कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देख रहे हैं आप कराची के मेयरशिप के हवाले से? देखिए, कैंडिडेट्स तो जाहिर है, एक तो हाफिज नईम साहब खुद बने हुए हैं जमात इस्लामी के, जाहिर है वो तो किसी और का नाम सुनने को तैयार नहीं। सर, लेकिन आपकी जमात में से किसका नाम आप सामने रखेंगे? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, हमारी जमात में से नाम सामने रखने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। ये फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी और अभी तक इस पर हमने डिस्कशन किया नहीं है। ठीक है, जैसे ये चीजें क्लियर होंगी तो यकीनी तौर पर पीस पार्टी का नाम सामने आ जाएगा। ठीक है सैयद गनी साहब, ये बताइएगा, शुरू में हमने देखा जो नताइज मौसूल हो रहे थे उससे जमात इस्लामी को तो यही यकीन हो रहा था कि वो इस सिचुएशन को विन कर लेंगे, इंतखाबात को मैदान मार लेंगे, लेकिन हमने देखा फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताखीर हुई, जिसकी बिना पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो डिले हुआ है, उसको तब्दील किया गया है, कोई धांधली हुई है। देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जब नताइज आना शुरू हुए थे तो उसमें थोड़ी ताखीर जरूर हो रही थी, और जब हाफिज नईम साहब ने इस पे वो मीडिया टॉक करते हुए कहा कि वो एहतजाज करेंगे तो मैंने उनको फोन किया और मैंने उन्हें बताया कि ये शिकायत आपको नहीं, शिकायत हमें भी है। और उसके बाद मैंने जो मुतल्लिका लोग थे जिन जिन इलाकों से हमें ये शिकायत मिल रही थी कि नताइज में ताखीर हो रही है, वहाँ जो ROs हैं, DROs हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, मैंने सबसे बात की और उन्होंने खैर कोई रीजन बताया कि ये सबब है, इसकी वजह से ताखीर हो रही है। तो वो शिकायत जमात इस्लामी को नहीं, सबको। एक और चीज आपको बता दूं कि ये वाहिद बल्दियाती इलेक्शन है, कम से कम कराची के हद तक मैं कह सकता हूं, कि जिसके मुकम्मल नताइज 30 घंटे में आ गए हैं। माजी में जितने इलेक्शन हुए हैं किसी के नताइज 30 घंटे में नहीं आए, उसमें 2-2, 3-3 दिन लग गए थे। इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि ये इलेक्शन पीसफुल हुए, एक गोली कहीं फायर नहीं हुई पूरे शहर के अंदर। हाथापाई के कहीं थोड़े बहुत इशू जरूर हुए, लेकिन ना कोई एक बुलेट फायर हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, ना किसी के अल्लाह का शुक्र है जान गई। तो ये पीसफुल इलेक्शन हुए। फिर उसके अलावा एक और चीज आपको बताऊं जो शायद जरूरी है
कि 2018 में जब आम इंतखाबात हुए थे तो उसमें RTS का एक निज़ाम जो था वो इलेक्शन कमीशन ने मुतारिफ कराया था, और वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है रिजल्ट जो है वो कंपाइल करने का जी। उसमें भी 4 दिन लगे थे कराची के नताइज फाइनलाइज करने में, जबकि लोकल गवर्नमेंट जो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो मैनुअल हो रहा था, उसके अंदर RTS का कोई सिस्टम नहीं था। अगर 30 घंटे में तमाम नताइज आ गए हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सईद गनी साहब, टर्नआउट काफी कम रहा और जो दीगर जमातें हैं उनको तनकीद का मौका मिल चुका है कि 15 से 16% टर्नआउट रहा इन इंतखाबात में, और इतना वक्त लगा, तो आगे जब आम इंतखाबात का सिलसिला होगा तब कितनी बौखलाहट का शिकार होगी हुकूमत। तो इस हवाले से बात हो रही है। बहरहाल मेरा सवाल आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो गैर मशरूत अब पेशकश की है, पीपल्स पार्टी का लास्ट राब्ता कब हुआ जमात इस्लामी से? जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं उनके साथ अभी इलेक्शन के बाद मेरा तो बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ जी, लेकिन हमारे कुछ दोस्त जरूर उसके साथ राब्ते में हैं, और शायद एक आध दिन में कोई पार्टी बाकायदा कमेटी बना देगी, और उसके बाद हम ना सिर्फ जमात इस्लामी से बल्कि दीगर छोटी जमातें जिन्होंने यहाँ नशिस्तें हासिल की है सिवाय PTI के जी, उन सबसे हम राब्ता करेंगे। ठीक है सईद गनी साहब, कराची के मेयर के लिए पहला हक तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है क्योंकि सीट्स आपकी ज्यादा हैं, तो जमात इस्लामी से किन मामलात पर डिस्कशन की जा रही है? डिप्टी मेयर के हवाले से डिस्कशन होगी या वो भी चाह रहे हैं कि मेयरशिप उनके पास हो? क्योंकि जमात इस्लामी के लिए जो इत्तेहाद है यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से ही ज्यादा सूदबत साबित होगा। सूबाई हुकूमत आपके पास है, मेयर को इख्तियारात मिल सकेंगे, जिस तरह माजी में हमने देखा कि वसीम अख्तर साहब बारहा ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मुर्तजा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनकर आए वो भी यही कहते नजर आ रहे थे। तो मेयर को इख्तियारात कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मेयर कितना स्ट्रांग हो सकेगा? देखिए, जो हम तरामीम कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के कानून में, उसके बाद मेयर के पास बहुत सारे इदारे जो हैं वो आ जाएंगे, लेकिन जो आपका शायद पहला सवाल मेरे जहन से निकल गया, मैं कुछ पूछी थी, वो इम्पोर्टेंट बात थी ज्यादा। जी बिल्कुल, वो यही कि मेयर का जो हक है पहला वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है, लेकिन जमात इस्लामी भी यही चाह रही है कि मेयर उनकी जमात से हो, डिप्टी मेयर पर फिर डिस्कशन होगी, डिप्टी मेयर उनका होगा। मैं अर्ज कर दूं, देखिए, एक तो हर जमात का ही हक है कि वो कोशिश करे कि उसका मेयर आ जाए। अगर 10 सीटों पर परवेज इलाही पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो यहाँ पर अगर TLP की 2 सीटें हैं तो वो भी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि जी मेयर हमारा होना चाहिए। लेकिन उसूली तौर पर जाहिर है अगर हमारा इत्तेहाद जमात इस्लामी से हो जाए, उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा है, तो पहला राइट हमारा है। लेकिन बातचीत अगर होगी तो हो सकता है तो कहीं ना कहीं हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान विद अनवार एंड नबीहा। और अभी अहम खबर आपके साथ नाजरीन शेयर करते हैं। पहले पंजाब असेंबली तहलील हुई, जिसके बाद तमाम तर नजरें KP की असेंबली की जानिब थी, और अब रीसेंट ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो चुकी है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील से मुतालिक जो समरी भिजवाई गई थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से यही कहा जा रहा था कि वो पंजाब असेंबली की तरह इस मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे और 48 घंटों बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट उनके सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बर्डन है वो KPK पर रहे, इसलिए वो समरी पर दस्तखत करे हैं, KP असेंबली को तहलील कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि सूबाई असेंबलियों की तहलील से वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और जल्द अज जल्द कबल अज वक्त इंतखाबात पर उन्हें राजी किया जा सके, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जा सके। लेकिन इतलात ये मौसूल हो रही है कि PDO हुकूमत जो है वो इन सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए राजी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाने से गुरेज कर रहे हैं। KP की असेंबली की तहलील हो चुकी है और अब आइंदा चंद दिनों में तमाम मामला भी वाजे हो जाएंगे कि क्या जो वफाकी हुकूमत है वो सिर्फ तहलील शुदा असेंबलियों में ही इंतखाबात करवाती है या फिर जनरल इलेक्शन की तरफ भी जाती है। अभी तक की पूरी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो विफाक और जो मौजूदा हुकूमत है इत्तेहादी जमातों का, वो यही चाहते हैं कि पंजाब में और KP
KPK में इंतखाबात हो जाएं। आम इंतखाबात की तारीख ऑब्वियसली कबल इस वक्त इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही है। रेजिस्टेंस का इजहार किया जा रहा है मुसलसल वफाक की जानिब से। वो यही चाहते हैं अनवार के जो वफाक का सिलसिला है वो उसी तरीके से चलता रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहा अमल अब क्या होगा, मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आती है, ये देखना बाकी है। बहरहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा खबर, वो आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। अब KPK असेंबली तहलील हो चुकी है और गवर्नर KPK ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अब देखना ये है कि कौन से नाम मजीद सामने आते हैं। मजीद बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। शहराम तरकई साहब को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे पूरी सूरत हाल पर। बिल्कुल, गवर्नर गुलाम अली की जानिब से कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर रहा हूँ, समरी पर दस्तखत कर रहा हूँ, कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है और नहीं ये चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद 48 घंटे तक KPK पर एक बोझ बनकर रहे, सूबे पर बोझ बनकर रहे, इसलिए डिसीजन उनकी जानिब से लिया गया है। हालांकि पहले यह कहा गया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं वो गवर्नर पंजाब की तरह इस मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे। 48 घंटों बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और अभी जो दावों का सिलसिला है वो भी सामने आ रहा है। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान है वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि KPK में अगली हुकूमत उनकी होगी। जिस तरह से हमने पंजाब में भी नबिया देख रहे हैं कि अब जो नामजद वजीर आला होंगे उनका मामला भी एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था नामों पर, तो अब फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी इस हवाले से। और अब KPK में भी हमने देखा है कि जो नामों का सिलसिला है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। KPK में जो हुकूमत है, ऑपोजिशन है, इनके दरमियान इत्तफाक हो सकेगा, ये किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो सकेंगे। साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। शहराम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने स्टेटमेंट सुनी होगी गवर्नर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि वो मजीद नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 48 घंटे तक एक बर्डन बनकर रहे, एक बोझ बनकर रहे, इसलिए वो इस समरी पर साइन कर रहे हैं। जी, उनका कानूनी हक है कि वो साइन किसी वक्त भी कर सकते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जल्दी इस पे साइन किया, क्योंकि ये इमरान खान का हुक्म था और पार्टी का। ये पार्टी ये असेंबली हम तहलील करके अवाम में जाएंगे और हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 साल 4.5 साल डिलीवर किया है, मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वो काम किए हैं जो पहले हुकूमतों ने नहीं किए। तो अल्लाह, हम मुतमईन है और हमें अपने अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह जब हम मैदान में उतरेंगे जी तो 2/3 से ज्यादा मैंडेट लेके वापस इसी असेंबली में आएंगे इंशाअल्लाह। शहराम तरकई साहब, जानना ये चाह रहे हैं निगरान वजीर आला के लिए किसी नाम पर गौर हुआ है? नहीं जी, अभी तक तो नहीं है, अभी होगा, क्योंकि अभी असेंबली तहलील हो गई है जी, तो इंशाअल्लाह आज से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है शहराम साहब, मौलाना फजलुर रहमान दावे करते दिखाई दे रहे हैं कि अब अगली हुकूमत उनकी होगी, वो आपको टफ टाइम देंगे। वो तो देखें, दिन को ख्वाब देखना या डेट लीमर जिसे कहते हैं, वो मौलाना साहब की पुरानी आदत है जी, और ये ख्वाब ही रहेगा। ये हकीकत में इसी वजह से नहीं होगा। अगर ये इतने तकड़े हैं, ये कौमी असेंबली को भी तहलील करें, आए मैदान में उतरे। ये हमने असेंबलियां तोड़ी है, इन्होंने नहीं तोड़ी। इनके पास जो है वो तोड़ के नीचे आए तो न पता लग जाएगा कि कौन कितना तकड़ा है। ठीक है, कौमी असेंबली तहलील करने के लिए आप क्या समझते हैं, अब क्या हिकमत हमली होगी? विफाक ऑब्वियसली चाहता है कि कौमी असेंबली तहलील ना की जाए, उस जानिब वो नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देख, वो तो डरते हैं। ये जिस तरह आपने कहा, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो आप देखा, तो वो तो अवाम में जाने ही नहीं चाहते। वो डरते हैं, महंगाई है, 34 रुपए आटा नहीं मिल रहा, किलो तेला नहीं मिल रहा, बिजली के बिल देख ले। लेकिन बहरान तो पंजाब में आया ना, आटे की किल्लत जो है वो भी बहरान में हुआ। हुकूमत तो यहाँ पर PTI की ही थी सर। ये जी, ये आपको मैं ये बताऊं, ये पूरा जो महंगाई का लेयर है, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किया कि ये पंजाब की हुकूमत ने किया है, KP ने किया। बहरान जो है वो पूरे पाकिस्तान में आया है। वो आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं जो गोलियां चल रही आटे की बोरियों के लिए, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। जो सिंध में हालात है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। और ये ओवरऑल जो मुल्क का बेड़ा खर्च किया है 9 महीनों में, ये इसी PDM ने किया है। इन्होंने तबाही मचा दी। आप मिडिल में, आप खुद तनख्वाहदार हैं, आप पूछे अपने आप से कि आज से 6 महीने पहले आपकी तनख्वाह पे कितना गुजारा होता था और आज कितना होता है। लोग बेचारे लोग तबाह हो गए।
और बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। देखें, आपको एक बात बताऊं जी, अब तो तहरीक इंसाफ की बात ही नहीं है। इंसाफ, इमरान खान अपनी बात ही नहीं कर रहा, शाहराम अपनी बात ही नहीं। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान की मुस्तकबिल की खातिर उतरे मैदान में, मैंडेट जो भी जिसको मिले वापस हुकूमत बनाए 5 साल के लिए। कि आप इंटरनेशनल इदारों के पास जाते हैं, वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते अगर आपके पास मैंडेट नहीं है। वो कहते हैं हमें 5 साल की 3 से 5 साल की तसलसल चाहिए पॉलिसी के लिए। दूसरी बात ये, आपके जितने दोस्त ममालिक हैं वो आपको बूटी कौड़ी नहीं दे रहे। आप जेनीवा में गए या प्लेजिंग की, कोई कमिट, वो तो बस कमिटमेंट हवा में है, कोई चीज इनको नहीं मिली, कोई इनको 2 रुपए देने को तैयार नहीं है। पूरी ठीक है शहराम तरकई साहब, ये तो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है, ये तो पाकिस्तानी सियासत में कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी थमता नहीं है। मैं इस पर आपका मैं कमेंट लूंगी इस पर। जी ठीक है शहराम साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो तमाम धड़े थे वो असेंबली तहलील करने के मामले पर ऑन बोर्ड थे? क्योंकि यही इतलात हैं कि परवेज खटक ये कह रहे थे कि टाइमिंग ठीक नहीं है, इंतखाबात को अभी थोड़ा सा मजीद डिले होना चाहिए, सर्दियों में कैंपेन करना मुश्किल हो जाता है। नहीं देखिए जी, एक चीज आप समझे, जब भी तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे चेयरमैन इमरान खान हम सबको सुनते हैं, हम सब की एक राय होती, शाहराम की एक राय है, खटक साहब की एक राय है, महमूद खान की एक राय है, इमरान खान की एक राय है। वो हम जब बात करते हैं, हम अपने चेयरमैन से खुल के बात करते हैं कि जी मेरा ये ख्याल है, ये इस तरह होना चाहिए। दूसरा कहते हैं, फिर उस पर कंसेंसस होती है, कंसेंसस के बाद फिर डिसाइड होता है। और कल का दिन डिसाइड हुआ था, ठीक है, ट्यूसडे को शाम को हम साइन कर देंगे। खटक साहब ने और खान साहब और महमूद खान, पूरी काबीना ने इत्तेफाक किया कि हाँ इस तरह ठीक है, तभी जाके साइन हुआ। और आपको एक बात बताऊं कि बाकी पार्टियों की तरह जोर नहीं चलता, ओपन डिस्कशन हम अपने चेयरमैन के साथ करते हैं। ये लिवरेज तहरीक इंसाफ को, उसके मेंबरशिप को, लीडरशिप को हासिल है। ठीक है, यानी कि किसी किस्म का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आप फरमा रही हैं। ठीक है, अच्छा सर, अगर हम पंजाब का सूरत हाल का जायजा लें तो पंजाब में तो निगरान वज़ीर आला का जो मामला है इलेक्शन कमीशन की जानिब जाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। कुछ वक्त था, अभी तक किसी भी नाम पर गौर नहीं हुआ। कुछ नाम अगर आप शेयर करना चाहें, कौन से फेवरेट नेम है, कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किन पर गुफ्तगू हो रही है? फिर फाइनल नाम तो ऑब्वियसली मीडिया पर आएगा सामने। देखिए, मैं पंजाब का मुझे इस वक्त, क्योंकि वो डिसाइड तो नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन कमीशन में चला गया। केपी में आज असेंबली डिसॉल्व हुई है, तो इंशाल्लाह आज से ये काम शुरू हो जाएगा। आज आने वाले 2 दिन में तकरीबन मेरे ख्याल से नाम फाइनल हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में। लेकिन शहराम साहब, आप नहीं ये समझते कि हम देखते हैं हुकूमत ऑपोजिशन कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर कामयाब नहीं होती, अदालतों की तरफ रुख करना पड़ता है। अब ये नाम भी इलेक्शन कमीशन की तरफ चला गया, मुख्तदर हलकों को इंटरवीन करना पड़ता है। आपको नहीं लगता सियासतदान अपने मसाइल, छोटे मसाइल भी हल नहीं कर पा रहे आपस में बैठकर? देखिए, हमारा अब सियासतदानों का इशू क्या है, आप पहले मेरे भाई इसको समझे जी। स्टेक्स इतने आए हैं वो, और हम में फर्क बहुत ज्यादा है। वो अपनी जात की बात करते हैं, वो अपने NRO 2 की बात करते हैं, हम NRO के अलावा हर चीज पे बात करते हैं। वो कहते हैं जी NRO से शुरू करो, फिर बाकी चीजों पे बात करो। हम कहते हैं नहीं, NRO के अलावा बाकी चीजें। तो मतलब ये उनकी जात का इंटरेस्ट है, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट है, तो वो जात से शुरू करते हैं, मुल्क से शुरू करते हैं। कैसे तो बैठेंगे, वो अपनी जात से लिख देंगे तो हमारे साथ बैठेंगे ना। इमरान खान तो अपनी बात नहीं कर रहा है, वो अपनी जात की बात नहीं कर रहा। आप इस बात को समझिए ना, मतलब एज अ पाकिस्तानी अगर आप इन चीजों को देखते हैं, सारे लोग तो यही देखते हैं कि कौन मुल्क के लिए बात कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की जितने भी हमारे हुकूमतें रही हैं, हमने डिलीवर किया। आप सेहत इंसाफ कार्ड का देख लें, सेहत कार्ड प्लस का देख लें, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया, स्कूलों में कुरान तालीमात शुरू की, और बहुत सारी चीजें की। तो मतलब ये लोग हम पे एतमाद करते हैं और ये डरते हैं इन चीज से। अब शहराम तरकई साहब, जहां पर लोग एतमाद करते हैं वहां पर जो थिंक टैंक्स हैं, एक तबका तनकीद भी कर रहा है कि मुल्क को चलने नहीं दिया जा रहा, और जो एक अना या जिद की जो सियासत की जा रही है उसमें अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों अपनी जिद पर, अपनी अना पर इस वक्त अड़े हुए हैं। अगर कोई एक भी हाथ मिला लेता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि जो एक अनारकी की सिचुएशन है, जो मुआशी बहरान है, इससे निकलना प्रायोरिटी या तरजीहात में होना चाहिए हर जमात और हर सियासतदान के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
इस तरह नहीं होता। आप लेट गो करते हैं बहुत सारी चीजें, ये खान साहब भी करते हैं बस, लेकिन आप मुल्क की अपनी जात तक लेट गो करते हैं। आप मुल्क के लिए लेट गो, मुल्क की डैमेज के लिए लेट गो नहीं करते, क्योंकि जब आप सारे केसेस क्लियर कर दी, 50 करोड़ से कम करप्शन हो सारे क्लियर कर दे, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से नया करप्ट, वो वजीर आजम के केस क्लियर हो गए, मरियम के केस क्लियर हो गए, दूसरों के मतलब इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। आप एक चीज को देखें, ये आपका वजीर आजम पूरी दुनिया में फिरा, इसको पूरी कौड़ी किसी ने नहीं दी। क्यों? उन सबको पता है प्रूवन चोर है, तो वो कहते हैं खुद अपने मुल्क से पैसे चुरा के बाहर लेके जाते हैं, हम अपने पैसे इनको क्यों दे। मतलब जब आप पे पूरी दुनिया एतमाद नहीं करती, वो बंदा आपके पूरे मुल्क की तर्जुमानी कैसे कर सकता है? देखें, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी जात की बात नहीं है, इमरान खान की जात की बात नहीं है, मैं बड़ा क्लियर होके कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की बात है। अगर आज पाकिस्तान को फ्रेश मैंडेट लेके 5 साल के लिए गवर्नमेंट बना के डिफिकल्ट डिसीजन लेके ऐसा ना किया गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता। ये देखें, हम तहरीक इंसाफ में हो, किसी पार्टी में, हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हमारी पार्टी है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अपनी जात को और उसको ऊपर कर दे और 22 करोड़ आवाम को और अपने मुल्क को नीचे कर दे। किसी भी मुल्क में चले जाए आप, वो वहां पे एक कंसेंसस है पूरे मुल्क के लिए। यहाँ पे तो आप, ये क्या हालत है उतना लोगों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्की हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये कहना था कि अब तो KP की असेंबली तहलील हो चुकी है और जो नामजद वजीर आला हैं उनके हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाएगा और नामजद वजीर आला का नाम भी जल्द ही सामने आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो यही कोशिश है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। जो मुल्क में अनारकी की एक सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए इस वक्त आम इंतखाबात यकीनी तौर पर होने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात को करवाया जाए। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि वफाक और पंजाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस वक्त ख़राब नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सिचुएशन है वो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, अगर राना सनाउल्लाह की बात करें तो वो फ्रंट फुट पर हमें नज़र आए, लेकिन जब पंजाब असेंबली में उनको मात हुई है तो वो भी बैक फुट पर आ गए हैं और उन्हें तलब कर लिया गया है लंदन, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ उनसे काफ़ी सख्त सवालात भी कर सकते हैं कि पंजाब में आखिर हुआ क्या है। और बड़ी तब्दीलियां जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो पंजाब में करने जा रही है और मुशावरत का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। मरीम नवाज की वापसी के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। सीनियर तजियाकार अनीक नाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन को? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन में ही बैठी है, वहीं से तमाम मामलात कंट्रोल कर रही है, उसका असर हम देख रहे हैं कि अभी पंजाब की सियासत पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तक इसका कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो खैर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी उन्होंने मना कर दिया है जी। लेकिन सुनने में चूंकि ये आ रहा है और यानी क़यास भी यही है कि ऐसा मतलब है कि अगर ऐसा है तो ये लॉजिकल है। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। एक तो जैसा कि हम जानते हैं कि मामलात अब जिस सतह पर पहुंच चुके हैं उसमें लीडरशिप जो भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप हो, याद रखिए कि इलेक्शन खास तौर पे जब आ रहा हो तो उसके पास एक तो कोई उम्मीद, कोई विजन लोगों को देने के लिए होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर बात करता है। अच्छा, नवाज शरीफ का आज तक का जो आप यूं कहिए थ्रू आउट उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो उनका फख्र रहा है या जो उनका प्राइड रहा है या जिस चीज को वो लोगों के सामने रखते रहे हैं आज तक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो इकोनॉमी की ओपननेस, जो आपको पता है 90 में जो नवाज शरीफ पॉलिसीज लेकर आए, बाद में फिर वो भारत ने वही पॉलिसीज, मनमोहन सिंह जो वजीर खजाना थे वहां पे उस वक्त, उन्होंने वही पॉलिसीज तकरीबन ली और इंडिया देख लें आज कहां से कहां है जी। सो वो बेसिकली एक आदमी जो लोगों के पास अपने काम और परफॉर्मेंस, ठोस परफॉर्मेंस ले जाता रहा है, वो अपनी पूरे सियासी कैरियर में पहली मर्तबा एक ऐसी पोजीशन में आ गया है कि आज अगर वो लोगों के पास जाएगा तो वो क्या लेकर, पिछले 7 या 6-8 महीनों में उसके नाम पर जो कुछ वहां हो गया है, अब वो लोगों के पास यानी क्या, यानी एक तो ये सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वो एक होती है उम्मीद या होप, जो जैसे मैंने पहले भी गुजारिश एक दफा की थी कि इसहाक डार साहब का जो जाना है पाकिस्तान,
आप देख लें कि वही हुआ जिसका डर था कि अगर ये ना जाते और यहां पे रहते नवाज शरीफ के साथ, तो एक होप देने के लिए मौजूद थी क्राइसिस में कि कोई बात नहीं, भी डॉक्टर साहब नहीं आए, नवाज शरीफ नहीं आए, लेकिन डॉक्टर साहब चले गए और उसके बाद उन्होंने, मतलब है कि वो अब परफॉर्मेंस लोग उनसे खुश नहीं है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ वालों को जादूगर तो नहीं है, ये तलत हुसैन ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो अब जाके फौरी तौर पे क्या, यानी लोगों को सामने क्या रखेंगे, वो पार्टी को यानी एकदम इतने वो मतलब है क्या वो कहेंगे, लिहाजा अगर उनका भी ये फैसला। नाजिर साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो अब अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही नवाज शरीफ के जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाएंगी? क्योंकि शहबाज शरीफ के लिए तो शायद अब ये मुश्किल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, मरियम नवाज शरीफ अकेली वतन वापस अब आएंगी या फिर हमजा शहबाज भी साथ आ रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था, मैं दोबारा से जल्दी से अपना समअप कर देता हूं कि पीपल्स पार्टी हमारे सामने एक मिसाल है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई थी, वो पीपल्स पार्टी और थी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क़यादत संभाली तो पीपल्स पार्टी की जो है वो तब्दील हो गई, और उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई और आसिफ अली जरदारी ने जिम्मेदारियां संभाली हैं तो हमने देखा कि फिर पीपल्स पार्टी जो है वो फिर तब्दील हो गई आला तरीन खत्म। मिसालें उसकी मतलब नाहिद खान जो है वो बहुत करीब थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी बेनजीर की पीपल्स पार्टी में, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है इस तरह से। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू किए, शारी रहमान है मिसाल के तौर पर, रहमान मलिक अल्लाह नफरत करे, वो रहे, वो नून लीग में भी ऐसा ही होगा। मरियम नवाज जब आके जिम्मेदारियां संभालेंगी तो जाहिर है कि जो क्यादत है वो फिर बदलेगी, एक नई पार्टी जो है वो मरियम नवाज के मिजाज के मुताबिक होगी, और यकीनन ये मरियम नवाज ही हैं जो अपने वालिद का बयान लेके आगे बढ़ेंगी। और ये जो दूसरे वाला है मकामत वाला, यानी जिसको लोग कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप, सर ये वाली पॉलिसी अब मिजरेबली फेल हुई है। जैसे वो माजी का 1 पेज मिजरेबली फेल हुआ है जी, उसी तरह से ये वाला जो मामला है मफामत वाला, कि यहां से मफामत और वहां से बगावत या इनकलाब, ये चीज नहीं चलती। ये दो इंतहाएं हैं, इन दो इंतहाओं को साथ में रखने का नतीजा ऐन वही निकलना था जो निकला है। लेकिन नाजिर साहब, पंजाब में जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह को ही समझा जा रहा है। आप नहीं समझते कि शायद राना सनाउल्लाह तक वो इतलात पहुंच ही नहीं पा रही थी, एक क्योस की सिचुएशन थी उनके लिए भी? देखिए जी, मैं आपको एक पहली बात बता दूं, इसको बात को हमें समझ लेना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, अब वजीर आजम हमारे मुल्क में कितना ताकतवर होता है कितना नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब कल को वो भी बाहर आकर ये कहें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो ये बेकार बातें हैं। राना सनाउल्लाह जो कि एक ऑनरेबल अदरवाइज एक आदमी है, बहादुर एक आदमी था, मुझे बहुत हैरत है कि इस तरह का वज़ीर दाखिला, इस तरह की वजारत क्यों उन्होंने कबूल की। एक बेइख्तियार ओहदा रखने से बहुत बेहतर था कि वो इस्तीफा देते और लोगों में खड़े होते। चूंकि उन्होंने ये नहीं किया, लिहाजा अब उनके पास ये हक नहीं है कि वो ये कहें कि उनके पास अख्तियार कितना था या कितना नहीं था। जो रिजल्ट्स निकले हैं इनका बोझ अब उन्हीं को उठाना है, और जो कमजोरियां हैं ये बहरहाल उनके साथ जाएंगी, और उनको पूरी टीम को जो भी है, शहबाज शरीफ पे भी जाएंगी, राना सना पे भी जाएंगी, ख्वाजा आसिफ पे भी जाएंगी, एहसन इकबाल पर भी जाएंगी। ठीक, नाजिर साहब, एक और अहम मामला ऑब्वियसली जानना चाहूंगी आपका एनालिसिस इस पर। पंजाब का निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला है, किस तरह से सॉर्ट आउट होता हुआ आप देख रहे हैं? पंजाब की सियासत का अगर तस्करा किया जाए तो चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि वहां पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये इसका कोई ताल्लुक आइन से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक कानून से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी ज़ाब्ते से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी अखलाक से नहीं है, इसका कोई भी ताल्लुक किसी असूल से नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल इस तरह ही, वो जिस तरह आप यूं कहें कि एक लूट मार पड़ती है उस तरह के मामला है। और अब पहली मर्तबा यानी आप देख रहे हैं कि 2 अफराद के कम से कम अभी तक माजरत सामने आ चुकी है कि वो बनना नहीं चाह रहे, यानी केयरटेकर सीएम। यानी किसी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए या किसी के लिए ये एक ऑनरेबल मोस्ट ऑनरेबल चीज होती है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब केयर टेकर रहा है ये सारी जिंदगी का। एक वो इनकार अगर कर रहे हैं लोग, तो आप अंदाजा लगाएं कितनी गंभीर हो गई है सूरत हाल, किस कदर यानी खौफ आ गया है। ये ढांचों के चटकने की आवाजें हैं, जिन ढांचों पे मुल्क कायम है ना, ये उन ढांचों के चटकने की आवाजें हैं। ये जो माजरतें हो रही हैं ना कि वो नहीं बनना चाहते निगरान वज़ीर आला या वो नहीं बनना चाहते, ये मतलब है अगेन अनदर वेकअप कॉल है। और जो भी भाई साहब, जो हम मुस्लिम लीग नून में अगर देखें तो ख्वाजा साद रफीक हैं, एहसन इकबाल है, वो भी हम देख रहे हैं कि पंजाब की जो जिम्मेदारियों पर हैं माजरत का इजहार कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया पंजाब में कि सब पंजाब से दूर भाग रहे हैं?
देखिए बात यह है कि ये सब जानते हैं कि रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं। पंजाब की जिम्मेदारियां आप उठाएंगे आगे इलेक्शन कैंपेन में, जाहिर है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कैंपेन की जिम्मेदारी उठा के बाद में, यानी वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लोग केयरटेकर सीएम बनने तक से माजरत कर रहे हैं, वो जाहिर है कोई भी सियासी वर्कर होगा वो माजरत ही करेगा। अपने सिम में हार कौन डाले? हार से मेरी डिफीट वाली हार जी, यानी शिकस्त का बोझ मलबा उठाने के लिए ये जितनी तबाही हो गई है, कौन आगे आएगा? ये आखिरकार उसी को आगे आना है जिसका वोट बैंक तबाह हुआ है, ये जिसके साहब लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। मुस्लिम लीग नून की सियासत और तमाम तर जो अहम फैसले हैं, आप क्या समझते हैं कि सारी डायरेक्शंस लंदन से ही आ रही हैं या अभी भी मॉडल टाउन का कुछ अमल दखल बाकी है? ये देखिए, आपने बड़ा बुनियादी और मरकजी सवाल कर दिया। मेरा ख्याल है यही वो अहम तरीन सवाल है जिसका इनको सामना है, और इसका कोई हल मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसका हल कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। ये आंखें बंद करके नहीं चल सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक बता रहे हैं कि बड़ा एक्सीलेंट टीम वर्क है और बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा कुछ नहीं, तो आप यूर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। तो यानी इन चीजों को अगर आप नहीं तय कर पाई क्यादत किसी भी, मतलब देखें बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो, उनका बड़ा इख्तलाफ रहा सारी जिंदगी, तो फिर बीबी ने अपनी पीपल्स पार्टी में सगे भाई थे मुर्तजा भुट्टो, उन्हें अकोमोडेट फिर नहीं कर सकी। मुर्तजा भुट्टो को अपनी एक अलग विंग ही बनाना पड़ा था शहीद भुट्टो के नाम से पीपल्स पार्टी का। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो जनाब, पाकिस्तान का शुमार उन चंद मुल्कों में होता है जहां पर अनवार हम सबसे ज्यादा हाई कैलोरी फूड खाते हैं। और जैसे सर्दियों का आगाज होता है तो सर्दियों की सौगातों का भी जिक्र होता है, और अगर नाश्ते की ही बात की जाए तो हमारे यहाँ नाश्ते का आगाज इतना हैवी होता है, पूरी, हलवा, पाए, निहारी, फिर बिरयानियां दोपहर तक, रात तक, जाते जाते लड्डू, पेड़े, पता नहीं क्या क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितनी भी सौगातें हैं सर्दियों की, उनका इस्तेमाल यकीनी तौर पर बहुत बेहतर अंदाज में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। तो हेल्थ के हवाले से हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह की भी पाकिस्तानी खुराक खा रहे हैं, फिर उस तरह के सेहत के मसाइल का उन्हें सामना भी करना पड़ रहा है। मखनी कढ़ाइयाँ हैं, चिकन रोस्ट है, नाश्ते का जिस तरह से लंबी फहरिस्त है बिल्कुल, और उसके जो नुकसान है वो हम देख रहे हैं कि यंग एज वो भी लंबी फहरिस्त है कि कितने जो अब राज हैं, और जो पाकिस्तान जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स की अगर बात की जाए, या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस की बात की जाए, तो पाकिस्तान का नंबर उनमें भी उसी तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बात करेंगे, डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन न्यू पाकिस्तान में। कल ही एक वीडियो देख रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी आगाज वहीं से, कि पाकिस्तान में जो 3 वक्त की हम रोटी खाते हैं तो ये कितनी हाई कैलोरी होती है, और बेसिकली जो रोटी है वो मजदूर की ग़िज़ा है, उस इंसान के लिए जो फिजिकल एक्सर्शन करता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि घर बैठा हुआ है, कोई कामकाज नहीं कर रहा, या जिसका ऑफिस वर्क है, और वो 3 वक्त में 3 रोटियां या 4 रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना नुकसानदेह सेहत के लिए इवेंचुअली। नबिया, एक्चुअली हाई कैलोरी फूड, सबसे पहले आप सबका थैंक यू। हाई कैलोरी फूड जो है ना वो कभी भी सूट नहीं करता। एक खातून को 1500 से 2000 और एक मेल को 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती है। लेकिन क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एंड वी आर फेड मेनली ऑन कार्ब्स, और हम खाते हैं गंदे किस्म के कार्ब्स, और हम लोग इतनी हाई क्वांटिटी में खाते हैं, हमने सेहत का म्यार मोटापे को बनाया हुआ है, तो हम अनडाउटेडली एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और रोटी का बेजा इस्तेमाल, ज्यादा खा जाना, और फिर उसके ऊपर तेल और घी का, गंदे घी का इस्तेमाल, ये ज्यादा खतरनाक कर देता है। ठीक है अफान, सुबह का वक्त है तो नाश्ते की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नाश्ता जो फेवरेट है लोगों का, निहारी है, मगज़ है, पाए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर ये खाने खा भी रहे हैं तो घर के खाएं, बाहर के खाएं, क्या करें? अनवार, एक्चुअली देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, जब हमारा नाश्ते का ट्रेंड क्या होता है, घर से चाय का कप पी के निकलते हैं, रास्ते में जाते हुए किसी रेडी पे रुकते हैं, निहारी पाए खा लेंगे या नान चने खा लेंगे, उसके बाद ऑफिस पहुंचेंगे, वहां फिर चाय का कप पिएंगे और साथ 2-3 समोसे खा लेंगे। अब यहां तक आपने दिन की कैलोरीज पूरी कर दी, शायद आप 2000 से ज्यादा टप गए,
उसके बाद जब आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर शाम की चाय पी रहे हैं, फिर रात का ले रहे हैं, तो वो आप एग्जेजरेट कर रहे हैं। अब रहेगी बात कि हम घर में देखें, आप अगर वेस्टर्न माशरे की तरफ जाएं, अब वो लोग लेटेस्ट चीजों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये फ्रेंच टोस्ट और ये चीजें भी वही लोग लेकर आए थे। आगे उन लोगों ने अब एयर फ्रायर को तेल से रिप्लेस कर दिया है, अवन भी वही लोग लेके आए थे। वो लोग ड्राई फूड की तरफ चले गए हैं। वो लोग अब इस तरह, इसे कहते हैं ये हाई कार्ब वेट फूड्स वो नहीं खाते अब, तेल छेल वाले। ठीक। अच्छा डॉक्टर अफान, मैं आपकी वीडियोस देख रही थी और बहुत वायरल हुई ऑन सोशल मीडिया, खासकर जिसमें आपने जलेबी वगैरह का तस्करा किया हुआ। अच्छा, कमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग आए। उसमें किसी एक शख्स ने लिखा हुआ था, उसी के बात को सवाल बनाकर आपके सामने रखूंगी, और मैंने भी बहुत बार फेस किया, मेरी अम्मा भी मुझे बहुत कहती है, मिसालें दी जाती हैं हमारी नानी और जो दादा और जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि वो लोग इतनी रोटियां खाते थे, आधा किलो दही का प्याले खा लिया करते थे, दूध जलेबी खाया करते थे और ग़िज़ा बड़ी तगड़ी होती थी, तो लंबी तवील उन्होंने जिंदगी गुजारी, शानदार गुजारी, सेहत के भी कोई मसले ना आए। तो हमारी जो जनरेशन है वो जितना खाने से दूर जा रही है या कम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें उतनी बीमारियां और डिप्रेशन और एंजाइटी भी है। तो लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त के लोग इतने सहल नहीं थे, वो चलना फिरना भी पसंद करते थे। अगर वो आधा किलो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आधा किलो दही के लिए 1-2 किलोमीटर की वॉक भी करते थे। तो फिजिकल जो एक्सरसाइज है या जो एक्टिविटीज है वो कितनी जरूरी है। हम खाने का तो इस्तेमाल उसी तरह से करते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज की या वर्जिश की या लाइफस्टाइल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? नबिया, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है डायबिटीज में, और ऑन दी अदर हैंड हमारा ओलंपिक्स छोड़े एशियन गेम्स में भी मेडल नहीं होता। तो हम लोग स्पोर्ट्स से दूर हैं, हम लोग हेल्दी एक्टिविटी से दूर हैं। आप देख लें, जितने भी पाकिस्तान में आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट्स मिलेंगे वो सारे फूडीज के ग्रुप मिलेंगे, फूड व्लॉगर्स मिलेंगे। लेकिन अगर जब आप बाहर की दुनिया से कंपेयर करते हैं तो आपको वहां पर्सनल ट्रेनर्स या जिम एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटी के तौर पर मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में जितनी खुराक दिखाई जाएगी उतनी वायरल होंगे आप। और ये ट्रेंड है, ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा है कि आप वीडियो में जितना फूड को फोकस करें उतनी वीडियो वायरल होती है, लेकिन जितनी आप जिम की मशीन दिखाएंगे लोग भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसी they do not want to do workout और they do not want to do healthy activity। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नहीं है कि वो healthy activity करें। डॉक्टर साहब, जब भी सर्दियां आती हैं हम देखते हैं, जिस तरह से हम तस्करा कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट का कर रहे हैं, हलवा जात का कर रहे हैं, सूप का कर रहे हैं, यखनियों का कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर हम देखते हैं कि लोगों ने सूप और यखनियां उसके पॉइंट्स लगाए हुए हैं, और यही कहा जाता है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा बेनिफिट है इनका, नज़ला जुकाम से बचाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जो सूप्स और ये चीजें ना, इनके सूदिंग इफेक्ट जरूर है एंड दे आर वेरी क्लियर, लेकिन और ऑब्वियसली इसको अगर अब मछलियां जगह जगह आपको मिल रही हैं, अब वो जो गंदा तेल है वो 2-2 महीने ये नहीं बदलेंगे। अब उसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स, इनमें है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो आपने मछली की ना सिर्फ तासीर तबाह कर दी, जितने आपके बड़े बड़े मछली आउटलेट्स हैं, बल्कि आपने प्रोटीन को बेड़ा गर्क करके आवाम को खिला दिया। यही अगर आप चले जाएं कहीं इजिप्ट में या कहीं भी बाहर फॉरेन कंट्री में, तुर्की में स्पेशली, एयर फ्रायर का इस्तेमाल इतना कॉमन है। ये जो शवारमा आप खाते हैं लाहौर में या कहीं भी, ये वो तुर्की शवारमा ही नहीं है। मैंने तुर्की में शवारमा खाया, मुझसे खाया ही नहीं गया। वो लोग ना मसाला फुल ऑफ सब्जियां होती हैं और ना ही वो इस तरह तेल की चटनी। आपने बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने रेस किया कि जो सिलेक्शन ऑफ फूड है हमारे यहाँ वो ही दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से अनवार ने सूप्स का जिक्र किया, तो सूप्स की जब हम बात करते हैं तो एक वैरायटी हमारे सामने आ जाती है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो क्लियर सूप का इस्तेमाल करेंगे। हम सूप भी वो पीना पसंद करते हैं जो गाढ़े होते हैं, जिनमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज्यादा किया होता है और बाकी चीजें। तो क्लियर सूप की ऑप्शन हम उसको पसंद नहीं करेंगे। फिर अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ बेकरीज का जो एक रुझान हो चुका है कि हर आधे किलोमीटर के फासले पर हमें नित नई बेकरीज मिलती हैं, और जो स्वीट टूथ है उसका जो एक कि एकदम से क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या किया जाए? देखिए नबीहा, ये तो कौम को पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जनरेशंस को। जब हीरो आप देखें आइडियल्स को प्रेजेंट करते हैं ना, अगर आप ओलंपियंस शो करेंगे, आप हेल्थ एथलीट्स शो करेंगे, तो दुनिया उस तरफ चली जाएगी। अगर आप कौम को टोटली फूडी कर देंगे और उन्हें सिर्फ फूड के बारे में बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और घरों में इसकी इब्तिदा इस तरह की जाएगी, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आने वाले हम तो इस एरा से अब आउट हो चुके हैं। हमें आने वाली नस्लों को ट्रेन करना है कि
कम टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। और याद रखें पाकिस्तान में 80% बीमारियां जितनी भी हैं ये हमारे गंदे खुराक के पैटर्न की वजह से है और वर्जिश ना करने की वजह से। डॉक्टर साहब क्विकली बता दें मीठे की क्रेविंग से कैसे बच सकते हैं? क्विकली देखिए, मीठे की जिसकी आदत होगी ना, जब जिसको शुगर हो जाती है पाकिस्तान में, तो शुगर वाले मरीज को मीठे से रोकना मुश्किल हो जाता है जी। अब ये बचपन की आदत है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? और जगह जगह पे जब डेजर्ट्स और क्रेविंग्स मौजूद होंगी तो लोग उस तरफ जाएंगे, लेकिन फिर ये सब आप भी जानती हैं नबीहा और अनवार, ये सेल्फ कंट्रोल है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे तो चीजें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर आफान कैसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। और उनका यही कहना था कि अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लेकर आएं, जो जिस डाइट का हम इस्तेमाल करें यकीनी तौर पर वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, अच्छी नहीं है, और हमें यकीनी तौर पर एक्सरसाइज की तरफ भी आना। बातें तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना आपके अपने हाथ पर अमल करना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम का बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, सर्दी एंजॉय करिए।